सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी एक हिंदी का पेपर रह रहा है जो कि आपका 12 तारीख को आई थिंक। तो उसके लिए सोच रहा हूँ मैं क्यों ना आपको इसकी रिवीजन करा दूँ थोड़ी बहुत चैप्टर के, क्योंकि उसमें क्या आपको एक पैसेज आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लेटर आएगा वो भी आप आराम से कर लोगे। ग्रामर आ सकता है, मे बी संज्ञा वगैरह, तो वो तो देख लेना। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सब करने के बाद भी जो कुछ रह जाता है वो है आपका चैप्टर। जो आपको ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। तो खैर ये DU SOL की बुक है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं आई है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है कि वो इन बुक से समझ सकते हैं कि इनमें क्या है और उन सारे चैप्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है मेरे ख्याल से लास्ट यूनिट का है, चैप्टर नंबर 3, जिन लाहौर नहीं देखा ओ जमियाई नहीं, जिसको असगर वजाहत जी ने जो है प्रॉपरली लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है ऐसा। लेखक का परिचय अगर आपको पूछा जाए तो लेखक का परिचय जो है कुछ इस तरीके से है कि प्रगतिशील जनवादी कथाकार असगर वजाहत का जन्म सन 1940 में उत्तर प्रदेश में हुआ और आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त की। ठीक है। और उसके बाद मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, MU, उन वहाँ से उन्होंने MA किया एवं PhD की उपाधि भी प्राप्त की। चलिए इतना तो काफ़ी है। तो इनकी अगर बात करें इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है सृजनात्मक कार्य यानी 3 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 6 पूर्ण नाटक, नुक्कड़ नाटकों का संग्रह तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म गालिब की दुनिया का निर्देशन भी किया इन्होंने। ये सारी चीज़ें इनकी थी। तो उन्हीं में से एक जो है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमियाई नहीं नाटक, ठीक है ना, जो कि तथा और बूंद बूंद टीवी धारावाहिक, यानी ये दोनों टीवी पे मतलब नॉर्मली दिखाया जाता था। तो खैर इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं, हम बात करते हैं अपने उस मेन मुद्दे पे जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो अगर बात करें यहाँ से कि दृश्य 2 से 16 तक पंजाब का एक अहम हिस्सा लाहौर था ओबियसली, जो अब पाकिस्तान की सरहद में चला गया। अब आप देखते होगे लाहौर जो है पाकिस्तान में है, ठीक है ना, लेकिन डिवाइड से पहले ओबियसली वो इंडिया में ही था। तो चला गया कि शरणार्थियों के जीवन की चर्चा की गई, यानी वो लोग जो लाहौर में रहते थे और जब डिवाइड हुआ तो ये पाकिस्तान तरफ चला गया, तो उन्हीं की जो सरहद है यानी जो सीमाएं हैं उनके पास जो भी शरणार्थी रह रहे थे, क्योंकि कहा गया था, अल्टीमेट दिया गया था कि जिनको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जा सकते हैं, ठीक है ना, और जो पाकिस्तान के लोग में से अगर वो इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रह सकते हैं। तो इस तरीके से तो शरणार्थियों के बारे में है कि जो लोग उधर से इधर आए या इधर से उधर आए उसके रिगार्डिंग। तो कह रहा है सिकंदर मिर्ज़ा का परिवार जो लखनऊ से लाहौर बतौर शरणार्थी आया था, लखनऊ से लाहौर बतौर शरणार्थी आया था और पिछले 6 महीने से कैंप में रह रहा था, ठीक है। उन्हें कस्टोडियन ऑफिसर ने एक 22 कमरों की हवेली अलॉट कर दी है। कैंप से हवेली में जाकर परिवार हर एक व्यक्ति बहुत खुश है। हवेली को देखकर सिकंदर मिर्ज़ा का परिवार शुक्र मनाता है। हालांकि वह अपने लखनऊ वाले घर को इस हवेली से ज़्यादा तरजीह कह सकते हैं देते हैं, यानी अहमियत देते हैं। हवेली किसी रईस हिंदू की है। खैर हवेली में आकर मिर्ज़ा साहब के सिर से मानो बोझ उतर गया, यानी पहले वो कह सकते हैं शरणार्थी कैंप में थे और उसके बाद फिर वहाँ के पाकिस्तान ने उनको एक हवेली अलॉट की जो कि एक हिंदू की थी, ठीक है ना। तो एक तरीके से कहते हो कि उनको एक तरीके से सुकून मिल गया कि उन्होंने जब वहाँ से कैंप से हवेली में रहना चाहा। वह अपनी बेगम से कहते हैं कि लखनऊ छूटा तो लाहौर में आराम से रहो, लेकिन मिर्ज़ा साहब की बेगम का दिल ना जाने क्यों बैठा जाता है। वह सोचती है कि कितने अरमानों से हवेली के मालिक ने इसे बनाया होगा, उनके बच्चे, ठीक है,
तनवीर तथा जावेद मियाँ हवेली को घूम घूम कर देखते हैं। तो इनके दो बच्चे थे, तनवीर और एक जावेद। ठीक है। तो इतने में कुछ आहट सुनकर बच्चे अपने अब्बा अम्मी के पास अम्मी को बताते हैं कि इस घर में कोई है। तो बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ हमीदा बेगम जब सीढ़ियों की तरफ जाती है तो सच में उसे सफ़ेद कपड़े पहने, कहाँ है भाई, हाँ, कहाँ गया कहाँ गया, सफ़ेद कपड़े पहने कहाँ है यार, मेरी तो लाइन भूल गया मैं, कहाँ गया। सफ़ेद कपड़े पहने एक बुढ़िया दिखाई देती है। दोनों भौचक्के रह जाते हैं और पूछते हैं आप कौन हैं। तो इनके प्रश्न के उत्तर में वह बुढ़िया स्वयं मिर्ज़ा से प्रश्न करती है कि वह, वाह जी, मैं कौन, हाँ, तुसी कौन जो बिना पूछे मेरे घर घुस आए ने। ठीक है। तो ओबियसली पंजाबी बोली है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कहा गया, जो सफ़ेद साड़ियाँ जो बुढ़िया थी उससे पूछा गया कि आप कौन हैं। तो उन्होंने भी बदले में इनसे सवाल पूछ लिया कि भाई, वाह जी वाह, आप मेरे घर में आए और आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कौन, आप बताइए आप कौन हैं। ठीक है। तो तो दोनों हैरान रह जाते हैं। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वह ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। बेचारी बुढ़िया कह उठती है, अलाट अलाट मैं नहीं जान दी, ये मेरा घर है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वह कह उठती है। ठीक है। ओके। उसके बाद उसके बाद और आगे कह रहा है, बेचारी बुढ़िया क्या उठती है, अलॉट अलॉट अपनी मैं कुछ नहीं जानती, पुष्ट करने के लिए क्या उठती है। ओ किसे नू पूछ ले आई, रतन लाल जौहरी की हवेली है, मैं उसदी माँ हाँ। मिर्ज़ा के पूछने पर वह अपने बेटे रतन लाल के विषय में बताती है कि वह फसाद शुरू होने तो पहले ही हिंदू ड्राइवर दी तलाश विच घरों से निकलिया सी, तद दा क्या कि रतन आज तक रोने लगती है। तो ये मेरे ख्याल से ये कुछ स्टोरी थी जिसमें उसका जो बेटा है वो किसी की तलाश में बाहर गया और अभी तक आया नहीं है, तो वही कहानी कहकर जो है रोने लगती है। तो यहाँ पर बात करें कि सिकंदर मिर्ज़ा रतन की माँ को समझाते हैं कि पाकिस्तान बन गया है और अन्य लोगों की तरह उन्हें भी हिंदुस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। बहुत समझाने पर भी रतन की माँ साफ शब्दों में कह देती है कि वह इस घर से कहीं नहीं जाएगी और रतन के आने तक तो यही इसी घर में रहेगी। ठीक है। ओके, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। मिर्ज़ा साहब बेगम और रतन की माँ के बीच काफ़ी कहा सुनी के बाद मिर्ज़ा कस्टोडियन ऑफिसर जाकर यह सूचना देते हैं कि 22 कमरों वाली हवेली में एक हिंदू बुढ़िया रहती है और वह वहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन कस्टोडियन ऑफिस के क्लर्क उन्हें समझाते कि जो धुप्पल में इतनी बड़ी हवेली शहर लाहौर में मिल गई है उसी में चुपचाप रही है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था लेखक के द्वारा कि भाई आप दोनों में से एक चीज़ करिए, या तो हमें दूसरा हवेली अलॉट कर दीजिए या इन्हीं को आप जो है एक तरीके से शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। तो अगर आपने शिकायत की तो कस्टोडियन ऑफिसर ये हवेली किसी सिंधी अजीज को दे देंगे। ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चुप रहना ही ठीक था लेखक के लिए, क्योंकि लाहौर में शरणार्थियों की कोई कमी नहीं है। क्लर्क समझाते हुए कहते हैं कि अगर एक बुढ़िया है तो क्या, उसे या तो ठिकाने लगा दीजिए, ठीक है, या उसी में रहिए, दोनों में से एक है। तो कौन बुढ़िया अधिक दिन जीवित रहेगी। अरे जनाब, बुढ़िया आबे हयात पिए हुए तो होगी नहीं। आबे हयात मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो किसी अमृत अमृत तो पी नहीं है जो उम्र हो जाएगी। तो कुछ टाइम की बात है, बुढ़िया है, जब तक जिएगी जिएगी। तो खैर इस तरीके की लैंग्वेज जो है उसमें यूज़ की। 2-4 साल में जहन्नुम वासिल हो जाएगी। चलो इन्होंने ये भी बता दिया कि ये जहन्नुम जाएंगे, कोई बात नहीं जी। पूरी हवेली पर कब्जा हो जाएगा आपका। जैसे तैसे मिर्ज़ा इस बात को समझते हैं और घर जाकर अपनी बेगम और बच्चों से कस्टोडियन ऑफिस की बात बताते हैं। तो और किसी तरह बुढ़िया को बहकाकर, ये कैसे बहलाकर फुसलाकर कैंप में छोड़ने की बात करते हैं। बुढ़िया को तन्नो
दादा दादी कहकर पुकारते हैं। रतन की माँ बहुत भावुक हो जा उठती है और कहती है कि आज कितने दिनों से हवेली में दादा दादी की आवाज़ सुनी है। फिर अपनी पोती को याद करते हुए तन्नों को बहुत प्यार करती है। खैर, ये इस तरीके से पूरी कहानी थी। आगे कहता है, मिर्ज़ा और उसकी बेगम बुढ़िया को बुलाकर समझाते हैं कि पाकिस्तान में अब कोई हिंदू नहीं रह सकता। अपनी मजबूरी बताते हुए वह कहते हैं कि हम बेसहारा बेमददगार महीनों कैंप में पड़े रहे। लखनऊ में चिकन का कारोबार था, सब लुट गया। अब तो बच्चों के खातिर लाहौर में जमना है और हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। ये सारी कहानी एक लेखक अपने उसमें कह रहा है, जो कि लिखा हुआ है। और पाकिस्तान बन चुका है, आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक भी नहीं। सुनते हैं जो यहाँ रहेगा उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जाएगा। ये सारी बातें ये लेखक उन बुढ़िया से कह रहे हैं। रतन की माँ मिर्ज़ा से कहती है, मैं तो मर चुकी हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। हाँ, मनु पता है रतन और उसके बच्चे इस दुनिया विच नहीं हैं। मौत और ज़िंदगी विच मेरे वास्ते कोई फ़र्क नहीं रह गया। फिर बुढ़िया उन्हें आश्वासन देती है कि वह इस हवेली यदि उनके नाम अलॉट हुई है तो वह लोग इसमें रहते रहें। ठीक है ना, चलिए एग्री हो गई। और उससे जो कुछ बन पड़ेगा वह उस परिवार के लिए करेगी। जहाँ तक इस हवेली से निकालने की बात है तो इसके लिए वह मना करती है। रतन की माँ इसके फैसले से मिर्ज़ा का परिवार उसे मारने की सोचता है, जिसका जिम्मा जावेद लेता है। उसके बाद चाय की दुकान पर जावेद की मुलाकात एक पहलवान, जो कि मोहल्ले का मुस्लिम लीग नेता है, से होती है। ठीक है। वह रतन की माँ का काम तमाम करने के लिए 2-4 हज़ार रुपये की मांग करता है और फिर 1,000 रुपये में बात तय हो जाती है। चलो भाई, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बड़ा ख़तरनाक चीज़ चल रहा है भैया। उसी बीच पड़ोस के हिदायत हुसैन के घर कोयले ख़त्म हो जाते हैं। उनके घर मेहमान आने वाले हैं। आखिर खाना कैसे बने। हिदायत हुसैन की बेगम ने खाना तो पकाना ही है, अतः वह हमीदा बेगम से कोयले मांगने आती है। लेकिन कोयले चूँकि रतन की माँ के हैं, अतः हमीदा बेगम रतन की माँ से जब कोयले देने को पूछती है तो रतन की माँ दरियादिली के साथ ही हमीदा बेगम की तबीयत का पूछना एवं किसी प्रकार की ज़रूरत के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार रतन की माँ के प्रति हमीदा बेगम का हृदय परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखो, आप सोच रहे हो कि इसको गुड़िया को कहीं ना कहीं यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन वो उसके प्रति ऐसा कोई माइंड में है नहीं। वो चाहती है कि भाई अगर सीधी सी बात है, उसको भी यही लगता है कि अगर मेरे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं रहूँगी कहाँ, और वैसे भी ये घर मेरा है। अगर मैं यहाँ पर एक एज अ काम के तौर पे भी अगर करूँ और फिर मेरे को यहाँ रहने दिया तो फिर बात क्या है। ठीक है ना। तो खैर ये है, हृदय परिवर्तित हो जाता है बेगम का, जो लेखिका की पत्नी है। तो यहाँ पर हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और वह मिर्ज़ा से अपने बच्चों की कसम देकर कहती है कि वह किसी भी कीमत पर रतन की माँ को कुछ नहीं करने देंगे। लो जी, यहाँ पर थोड़ा सा बात हो गया। ओके, पहलवान को यह गवारा नहीं कि जौहरियों के मोहल्ले में रतन की माँ अब तक अपनी हवेली में रह रही है, और वह मिर्ज़ा के घर अपने कुछ साथियों के साथ आकर उनसे कहता है कि हवेली की ऊपरी मंजिल पर मोहम्मद शाह रहेंगे, और इशारा करता है कि उस काफ़ी यानी रतन की माँ का काम तमाम करने का है। चलिए जी, ये कुछ बातें हुई, जो कि आपको ही पता मोहल्ले में जो दादागिरी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं भाई ऐसे लोग आ ही जाते हैं नज़र। तो यहाँ पर हवेली में रहकर वो मिर्ज़ा के अपने घरों कुछ साथियों के साथ आकर उसे कहता है कि हवेली के ऊपरी मंजिल पर मोहम्मद शाह रहेंगे, और इशारा करता है कि उस काफिर यानी रतन की माँ का काम तमाम करने का है। तो पहलवान के इस रवैये से मिर्ज़ा भी घबरा जाते हैं और तभी से वह भी रतन की माँ की हिफाजत करने को सोचते हैं। उधर पहलवान अनवर के साथ मस्जिद में जाकर मौलवी को बताते हैं कि एक हिंदू औरत जो कि रतन की माँ है जौहरियों के मोहल्ले में रह रही है। पहलवान के मन में उस हिंदू बुढ़िया को मारने की भावना को देखकर मौलवी उसे समझाते हैं कि उस बुढ़िया और बेवा औरत से लड़ने की बजाय वह पहलवान यानी अपनी खुद गर्जी लालच एवं आरामों और अय्याशी क्या कहते हैं
आसाइश से लड़ें, और बेसहारा और बूढ़ी औरतें से लड़ना इस्लाम नहीं है। ये कुछ तालीम दी गई मौलवी के द्वारा उस पहलवान को जो कि आया था मारने के लिए। आगे कहा गया, रतन की माँ इन सब से बेखबर अपनी सहायता में जुटी रहती थी। सबकी सहायता में, नोट अपनी सहायता में, सबकी सहायता में जुटी रहती थी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे मारने आया कौन नहीं, बस उसका काम था सेवा करना, वो सेवा कर रही है। किसी के बीमार बेटे की तीमारदारी में, तो किसी की रजाई बनाने में, या किसी की अचार और बढ़िया बनाने में, तो किसी की खांसी की दवाई बनाने में, तो बुढ़िया में दूसरे की खिदमत को जो जज्बा है, उस कारण वह सुबह ही घर से निकलती है। रावी तट पर स्नान आदि के बाद सबका काम करती कराती शाम को घर लौटती है। मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जुबान पर माई का नाम है, और रतन की माँ को सब माई कहते हैं। सबके दुख सुख का ध्यान रखने वाली माई मिर्ज़ा से अपने दिवाली के दिए जलाने व पूजा करने की इजाज़त मांगती है। ठीक है, जो कि जहाँ लेखक रह रहा है, खैर खैर वो तो उसी की हवेली थी, बट कह रहे हैं कि भाई अब वो उससे इजाज़त मांग रही है कि क्या मैं दिवाली पर जो है दिए वगैरह जलाती हूँ। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, यदि वह दिवाली के दिए जलाए तो कुछ ऐतराज़ तो नहीं। तो मिर्ज़ा कहते हैं कि माई खुशी से वह सब कुछ कीजिए जो आप पहले करती थी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। दिवाली के दिन रतन की माँ दिए जलाकर पूजा करती है, दीपावली की मुबारक देते हुए सबको मिठाई खिलाती है। तभी मिर्ज़ा के घर नासिर व हमीद भी माई को दिवाली की मुबारकबाद देते हैं और मिठाई खाते हैं। अच्छा, आगे दीपावली के अवसर पर माई उन लोगों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है और वह बहुत खुश है। इस तरीके से पहलवान को इसकी भनक लग जाती है। ये पहलवान वही है जो पहले मारने आया था। लग जाती है, वह दन दनाता हुआ मिर्ज़ा के घर आता है और माई को दिवाली मनाने पर अपना एतराज़ जाहिर करता है और पूछता है कि मिर्ज़ा ने उसनु चिराग करन दी इजाज़त कैसे हुई, दीप जलाने की इजाज़त क्यों कैसे दे दी उसने, है हिम्मत कैसे हुई तेरी। अपनी बात को जाहिर रखते हुए पहलवान कहता है कि जनाब, आज वो पूजा कर रही है, कल मंदिर बनाएगी, परसों लोगों को हिंदू मजहब की तालीम देवेगी। और नासिर पहलवान को समझाते हैं वह माई हिंदू है, उसे हक है अपनी मजहब पर चलने का। और मिर्ज़ा नासिर व हमीद पहलवान के ऐतराज़ को कुछ महत्व नहीं देते हैं। अभी तो मिर्ज़ा तो यहाँ तक कह देते हैं कि वह पहलवान के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं है। पहलवान बड़बड़ाता हुआ मौलवी के पास जाता है, ठीक है, और वहीं मस्जिद में नासिर, हमीद एवं सिकंदर मिर्ज़ा भी आते हैं। तो पहलवान गुस्से में चीखते हुए मिर्ज़ा के घर पर माई द्वारा दीपावली के पूजा करने पर चिरागा करने पर वह मिठाइयाँ बांटने पर अपना ऐतराज़ जताता है। मौलवी एवं नासिर को समझाते हैं कि सबको अपनी इबादत करने का हक है, और यदि उस माई ने भी अपना त्यौहार दिवाली मनाई है तो इसमें हर्ज क्या है। पहलवान बहुत गुस्से से मौलवी को उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है। खैर, यहाँ तक की कहानी जो है, आई होप आपको समझ में आ। फिर आगे कह रहा है कि मिर्ज़ा के घर जब पहलवान आकर माई के दिवाली मनाने पर फसाद करता है तो माई समझ जाती है कि पहलवान जैसे लोग नहीं चाहते कि वह लाहौर में रहें, और उसकी खातिर मिर्ज़ा उसके बच्चों को भी परेशान करे, क्योंकि उसमें सबकी खिदमत सेवा करने का जज्बा जो है वह मिर्ज़ा के परिवार को भी बहुत प्यार करते। कुछ सोच समझकर मिर्ज़ा के परिवार को बताए बिना अपनी छोटा सा बक्सा उठाकर रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ते। उसके बाद लिखा है कि चाय की दुकान पर नासिर और हमीद बैठे चाय पीते हुए, और कहाँ भी, हाँ, क्योंकि सेवा करते हैं तो अंधेरे में, यानी छोटा सा बख्ता रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ती है। चाय की दुकान पर नासिर और हमीद बैठे चाय पीते हुए शेरो शायरी की बात कर रहे हैं कि अचानक हमीद की नज़र माई पे पड़ती है। हमीद नासिर दोनों माई के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं
कि इस वक्त वह सामान लेकर कहाँ जा रही है। पूछने पर जब पता चलता है कि वह दिल्ली जा रही है तो दोनों ज़बरदस्ती अ, मनाकर उसे घर वापस ले जाते हैं। जब मिर्ज़ा को इस हकीकत का पता चलता है तो वह भी माई से प्यार भरी नाराज़गी जताते हैं और जावेद से कहकर माई का बक्सा वापस ऊपर भिजवा देते हैं। सभी माई से वायदा लेते हैं कि वह लाहौर छोड़कर कभी भी और कहीं भी नहीं जाएंगे। मिर्ज़ा कहते हैं कि कसम खुदा की आप चली जाती तो हम पर क्या बीतती। पता है आपको, हम शर्म से ज़मीन में गड़ जाते, हम किसी से आंखें मिलाने लायक ना रह जाते। और तन्नो और जावेद भी दादी से प्यार करते। और क्या। तो रतन की माँ उन सब से वादा करती है कि मैं किगरी नहीं जाऊंगी। ओके, ये मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किगरी नहीं, ताड़े लोका च ही उठांगी ते रबते कॉलेज जावेंगे, बस। ठीक है, तो यानी कि एंड तक वो वहीं रहेंगी। एक उसमें एक शाम माई के सीने में दर्द होता है और जावेद डॉक्टर फारूक को बुला लाता है। दवाइयाँ इंजेक्शन भी दी जाती है। आधी रात सीने में दर्द बढ़ जाता है जिससे माई का इंतकाल हो जाता है। ठीक है। जावेद घबराए हुए आलिम के होटल पर उसे बुलाने आता है, जहाँ उसे नासिर और हमीद भी मिलते हैं। तीनों माई के इंतकाल की खबर पर दुखी होते हैं और आसपास के पहचान वालों को बुलवाते हैं। हिदायत, करीम, कब्बन, तकी, मौलवी साहब सभी आप पहुँचते हैं। वह सब दुखी हैं कि वतन में कैसी बेवतनी मौत, क्योंकि उसका माई यानी का वहाँ कोई नाते रिश्तेदार नहीं, लेकिन चूंकि वह सबकी मददगार और खिदमती थी, नेक दिल थी, तो सभी उसके प्रति इज्जत की भावना रखते हुए उसका अंतिम संस्कार और इज्जत एहतराम के साथ करना चाहते हैं। सभी अपने को माई का रिश्तेदार ही मानते हैं और पहलवान इस सब से बहुत ही चिढ़ता है और गुस्सा भी होता है, लेकिन इस मौके पर कोई भी पहलवान की बातों पर ध्यान नहीं देता। इस लोगों की हिंदू रीति से संस्कार करने की विधि ठीक से मालूम नहीं, अतः जिस किसी तरह मिर्ज़ा नासिर एवं मौलाना जितना चाहते समझते उसी के अनुसार रावी के तट पर माई के संस्कार का इंतज़ाम करते हैं। जनाजे के साथ सभी जाते हैं और राम नाम सत्य है, ये तुम्हारी गत है, तो कहते हुए रवि के तट पर रावी के सॉरी नॉट रवि के तट पर रावी के तट पर थोड़ा सा ना देखने में लग जाता है। रावी के तट पर बहुत ही इज्जत के साथ माई का संस्कार करते। पहलवान को भला यह सब कैसे बर्दाश्त होता कि उस हिंदू माई का जिसका वह शुरू से विरोध करता है, अब उसकी मृत्यु पर भी उसके मुसलमान भाई माई का संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करते हुए राम नाम सत्य की बात भी अपने मुंह से निकाल ले। वह मौलवी के प्रति बहुत क्रोधित हो उठता है और रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ मस्जिद में जाता है, जहां मौलवी नमाज पढ़ रहे हैं, और जलती मोमबत्ती को बुझाकर अंधेरे में मौलवी को मार देता है। मंच पर सिर झुकाकर नाटक के पात्र धीरे धीरे मौलवी की लाश के आसपास आकर बहुत गहरी करुणा में डूब पड़ खड़े हैं। औरतों की रोने की आवाज़ आती है और नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। तो ये है आपका कहीं ना कहीं एक स्टोरी, और जो मैंने स्टोरी आपको बताई है उससे आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये स्टोरी क्या है और किस तरीके के बारे में बात कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते आप अपना जवाब भी वहीं देंगे, ठीक है, कि किस तरीके का जवाब होना चाहिए। और ये पूरा जो है आपको ये पूरा समीक्षा बता रखा है कि किस तरीके से वो पूरी कहानी है। तो खैर मेरे को आपको ये स्टोरी का एक तरीके से पढ़वाना है, मैंने पढ़ा ही है, और साथ साथ वो जो हिंदी और इंग्लिश का जो है इसमें कह रहा है कि जिन लाहौर नहीं देखा वो जमयाई नहीं नाटक के रचनाकार का नाम क्या है। तो खैर अभी जो मैंने पढ़ा था तो उसमें आपको नाटक का नाम है। नाटक में किस ऐतिहासिक घटना की चर्चा हुई है? ओबियसली पार्टीशन की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन। सिकंदर मिर्ज़ा को जो हवेली अलॉट हुई थी वह किसकी हवेली है? तो खैर ये सारी कहानी वही जवाब दे सकता है जिसने अभी पूरी स्टोरी को ध्यान से सुना हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से सुना हो तो उसको कहीं ना कहीं ये स्टोरी समझ में आ गई हो। तो ये स्टोरी थी जो कि आपकी जिन लोगों ना देखा वो जमिया ही नहीं। तो ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म।
मैं पीछे से ही चल रहा था, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब देखेंगे और कौन सा चैप्टर मुझे आपको कराना चाहिए। इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो स्टोरी भी आपको समझा दूँ। तो देखते हैं क्या है। वैष्णव की फिसलन, जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है। तो ये कुछ इस तरीके से ये चैप्टर है। तो ये जिन्होंने हरिशंकर परसाई जी हैं, इनका आप जीवन परिचय एक बार पढ़ सकते हैं। मैं इसे अगली क्लास में ही पूरा जो है डिटेल कराऊंगा। मैं आपको इनका जीवन परिचय पढ़ देता हूँ कि इस इकाई में आप निबंधों द्वारा अध्ययन करते हुए निबंधकार हरिशंकर परसाई के रचना क्रम से परिचित होंगे। उनकी रचना क्रम पर दृष्टि डालने से पहले उनकी जीवन एवं व्यक्तित्व से परिचय की बात करते हैं। हिंदी व्यंग्य विधा के सशक्त हस्ताक्षर श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश जिला होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ। तो वह सारी कहानी यहाँ पर है कि उन्होंने कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें लिखी कि हरिशंकर परसाई व्यंग्यों के अद्भुत लेखक माने गए हैं। उनकी व्यंग्य शैली निर्भीक और सशक्त है। हिंदी गद्य की विधाओं में उन्होंने रचनाएं की है, और जो की है निबंध, संस्मरण, व्यंग्य, कहानी, रेखाचित्र आदि। वसुंधरा पत्रिका के प्रकाशक एवं संपादक रहे, जो कि धनाभाव के कारण आगे चलकर बंद हो गई। इसके अतिरिक्त सारिका, प्रहरी हो गया, परिवर्तन, माया और साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि पत्रिकाओं में इनके लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इनका जीवन परिचय है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार आप खुद पढ़ लो कि ये क्या लिखा हुआ है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता आपको इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और एक बार आप इसे पढ़ें, एक ही बार पढ़ें, और इसको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ के रख लें, आपको स्टोरी समझ में आएगी। अभी मैंने ये जो कहानी पढ़ी थी वो स्टोरी मेरे माइंड में छप गई है। मेरे से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं उसका जवाब दे दूँगा, और जबकि ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टोरी आप एक बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी। स्टोरी होती है इसीलिए कि ताकि आप फिल्में वगैरह देखते हो, कहीं ना कहीं राइटर्स के रिगार्डिंग लिखी होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे एक बार पढ़ लें, और फिर जो है मुझे बताएं। और ये मेरे ख्याल से बहुत छोटा है, बस यहीं तक था, तो आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तो खैर आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और मैंने ये वीडियो बनाया इसलिए था कि जैसे सपोज़ करो मैं और भी वीडियो जैसे कॉस्ट हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, उन सब की वीडियो डाल ही रहा था। तो अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो क्यों ना मैं आपका ये डाल दूँ। उसके बाद मैं मैथ स्टैट्स की वीडियो डाल दूँगा, और धीरे धीरे ये जो है चलता जाएगा आगे प्रोसेस। तो जैसे ही आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनको भी, जैसे आप लेटर तो लिख लोगे, ऐसे सॉल्व कर लोगे, ग्रामर साइड तो आप सॉल्व कर लोगे, व्हाट अबाउट लिटरेचर, तो आप उसके रिगार्डिंग आप ये सारी स्टोरी पढ़ लीजिए ताकि आप इसका जवाब दे सकें। तो थैंक यू, आपने ध्यान से सुना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।